Customer Relationship Management, Concept and Technologies. Now we are going to discuss part 2, which has 3 major chapters, and in part 2 now we are going to take up chapter number 6, which is how to deliver customer experience value. And in this chapter we are going to see कि किस तरीके से कस्टमर की जो वैल्यू है उसको हम डिलीवर कर सकते हैं, किस तरीके से उस वैल्यू को गेज कर सकते हैं और कस्टमर किस चीज को एक्चुअली वैल्यू समझता है. सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू की डेफिनेशन को कि वैल्यू एज ए कॉन्सेप्ट है क्या. तो वैल्यू इज द कस्टमर परसेप्शन. सो द फर्स्ट थिंग एसोसिएटेड विद द वैल्यू इज द कस्टमर परसेप्शन. तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर वैल्यू का रिलेशन है कस्टमर के परसेप्शन के साथ. ऑफ द बैलेंस between the benefit received from a product or service and the sacrifice made to experience those benefits. तो दो तरह के यहां पर डिस्कशंस हैं. एक तो बैलेंस बताया गया है दो चीजों के बारे में. एक वो बैलेंस बिटवीन दी बेनिफिट्स एंड बैलेंस बिटवीन दी सैक्रिफाइसेस. सो कस्टमर किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट के हवाले में या सर्विस के हवाले से बेनिफिट्स को रिसीव कर रहा है, साथ ही साथ वो कुछ सैक्रिफाइसेस भी कर रहा है. सो जहां पर ये बैलेंस आपका इस तरीके से होता है कि बेनिफिट ज्यादा होते हैं और सैक्रिफाइसेस कम होते हैं, कस्टमर उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू को फील करता है या उतनी ही ज्यादा वैल्यू कस्टमर को डिलीवर होती है. जबकि अगर सैक्रिफाइसेस ज्यादा होंगे और बेनिफिट्स हासिल होने वाले कम होंगे, सो अल्टीमेटली वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं कंसिडर की जाएगी. सो एक्चुअली वैल्यू किस तरीके से हमने कैलकुलेट करनी है, हम इसकी तरफ आते हैं. और वैल्यू का क्या फॉर्मूला यूज होता है वैल्यू की कैलकुलेशन का, वो ड्राइव फ्रॉम द सेम डेफिनेशन है जो कि ये कहती है कि वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स ओब्लिक सैक्रिफाइसेस. जितने ज्यादा बेनिफिट्स होंगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी, या जितने कम सैक्रिफाइसेस होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू होगी. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से हमने ये कंपैरिजन आपका देखना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है और फेवरेबिलिटी पॉजिटिविटी होनी चाहिए बेनिफिट्स की ज्यादा, तभी ज्यादा वैल्यू कस्टमर के लिए क्रिएट हो सकेगी. इसी तरीके से हम ये भी समझते हैं कि सैक्रिफाइसेस कितनी तरह के हो सकते हैं. तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के सैक्रिफाइसेस आपको नॉर्मली कस्टमर करता है. पहला इज अबाउट द मनी, वो पैसा जो कस्टमर स्पेंड कर रहा है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. दूसरे नंबर पे इज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये वो कॉस्ट है कि जो कि कस्टमर वो ट्रांजैक्शन के ऊपर स्पेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक B2B ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने लिए प्रोक्योरमेंट कर रही है, तो उसको वेंडर सिलेक्शन के लिए, वेंडर के साथ निगोशिएशन के लिए उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो उसको एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी. B2C के केस के अंदर आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि मुझे एक जगह से एक प्रोडक्ट 100 रुपीज की मिल रही है और दूसरी जगह से भी प्रोडक्ट मुझे 100 रुपीज की मिल रही है, तो एक्चुअली दोनों जगह से आपको सेम मिल रही है. सो क्या वैल्यू आपको मिल रहा है, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो रही है. एक जगह पे आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मेजर कॉस्ट इंकर नहीं हो रही, जबकि दूसरी तरफ में भी उस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और आपको जाके उसकी कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कुड बी अ फ्यूल कॉस्ट. तो अल्टीमेटली कस्टमर हैज टू पे काइंड ऑफ वन सैक्रिफाइस विच इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट. तीसरी तरह की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हमारे पास सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व है वो साइकिक कॉस्ट है. टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ड्यूरिंग द बाइंग प्रोसेस, स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए कि जिनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या जो कि फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे होते हैं या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लो होता है, ये वो कस्टमर्स हैं कि जिनको ऑफ कोर्स साइकिक कॉस्ट लगती है, इंकर होती है. तो कस्टमर ये देखता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मैं कितनी अमाउंट स्पेंड करने के लिए जा रहा हूं, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है. अच्छा, उस अमाउंट के साथ साथ दूसरा सैक्रिफाइस वो देखता है कि मैं क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर करने के लिए जा रहा हूं और मेरा क्या साइकिक कॉस्ट है
जो इंकर हो रही है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। तो जितनी ये सैक्रिफाइसेस हैं वो इनको इवैल्यूएट करता है और फिर ये देखता है कि क्या मुझे इसके मुकाबले में उससे ज्यादा वर्थ की बेनिफिट मौसूल हो रहा है। इफ द कस्टमर इज गेटिंग इट, विच मीन्स द कस्टमर इज गेटिंग वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। इसी तरीके से सैक्रिफाइसेस के साथ हम ये समझते हैं कि किस परसीव्ड रिस्क की बात भी कस्टमर के जहन में आती है। सो परसीव्ड रिस्क के अंदर जब हम बात करेंगे तो परसीव्ड रिस्क इज एन एलिमेंट ऑफ साइकिक कॉस्ट। जहां पर हमने बात की कि कस्टमर को 3 तरह के सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं, तो इट इज वन पार्ट ऑफ द साइकिक कॉस्ट कि जहां पर एक कस्टमर के लिए एक परसीव्ड रिस्क उसके जहन में है। इफ आई बाय ऑनलाइन तो क्या मेरी पेमेंट सिक्योर है? सो एक रिस्क उसके जहन में है। अगर मैं जाके शॉप से बाय करूंगा तो शायद मेरी पेमेंट 100% सिक्योर हो। अगर मैं थ्रू क्रेडिट कार्ड पे करूंगा तो क्या वो पेमेंट मेथड सिक्योर है या नहीं है? सम परसीव्ड रिस्क in the minds of the customer. Perceived risk takes a variety of forms: performance, physical, financial, social and even psychological as well. तो हमने ये इवैल्यूएट करना है कि कस्टमर का क्या परसीव्ड रिस्क है। ऑफ कोर्स वो साइकिक कॉस्ट के हवाले से आप इवैल्यूएट करेंगे और फिर कस्टमर ये देखेगा कि मुझे आपके साथ प्रोडक्ट को बाय करते हुए, सर्विस को बाय करते हुए कितनी ज्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट जो है वो महसूस हो रही है। मैं जस्ट लास्ट एग्जांपल आपको इसमें दूंगा कि कस्टमर तब ही वैल्यूड समझता है प्रोडक्ट और सर्विस को अगर वो जो अमाउंट, जो सैक्रिफाइसेस वो कर रहा है वो 10 रुपीज के हैं और बेनिफिट उसको 12 रुपीज का मिल रहा है। सो दैट एडिशनल 2 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू फॉर द कस्टमर।